नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत और साथ में फ्रेम में अंशुमान तिवारी। ये अर्थात है। कैसे हैं अंशुमान जी? बढ़िया, बहुत अच्छे। आप तो बिहार की यात्रा पे हैं। हाँ, मैं बिहार में हूँ इस समय। पटना में बैठा हुआ हूँ। आगे अब जी। आगे अंदरूनी बिहार में जाएंगे। जी। और अर्थात का जो पिछला अंक था, तो जीएसटी क्या डूब सकती है क्या, और जीएसटी के रिवाइवल के क्या तरीके हो सकते हैं, और जीएसटी को कैसे इम्प्लीमेंट बनाया है, इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, उस पर हमने बात की थी। उस पर आखिर में मैंने कहा भी था कि अगला अंक शायद मैं बिहार से शूट करूंगा। जी। तभी बताया भी था। और इस बार, इस आगे बढ़ने के पहले, इस बार इंडिया टुडे हिंदी में क्या पढ़ाया जा रहा है सर? सिद्धांत हर साल इंडिया टुडे एक पावर लिस्ट लेकर आता है, जिसमें हम देश के अलग अलग क्षेत्रों में, राजनीति में, ब्यूरोक्रेसी में, इंडस्ट्री में, इंटरटेनमेंट में उन लोगों की सूची लेकर आते हैं, उनकी रैंकिंग देते हैं जो कि ऊंचे हैं, जो रसूखदार हैं, जो पावर लिस्ट है, और जो इंडिया टुडे का एक एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है, जिसको हम कई साल से चला रहे हैं। इस बार की वो पावर लिस्ट है। और वो दिलचस्प है कि पिछली बार किसकी रैंकिंग ऊपर रही, इस बार किसकी रैंकिंग नीचे गई, कौन से लोग उस पावर लिस्ट में शामिल हुए, कौन से लोग उससे बाहर हुए, इस सब की जानकारी इस अंक में मिलेगी। इस बार की पावर लिस्ट चूंकि लॉकडाउन के असर के कारण रही है, पूरी जो एनालिसिस हुई है वो उस दौरान हुई जबकि भारत की अर्थव्यवस्था भी बंद थी, राजनीति में भी काफी सारी चीजें बदली हैं। इस बार की हाई एंड माइटी लिस्ट या पावर लिस्ट काफी दिलचस्प होने वाली है। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं, इस बार के अर्थात पर आते हैं। अंशुमान जी, कई बार अर्थात में लोग ना कमेंट करते हैं कि अंशुमान जी कई सारे अर्थात के एपिसोड की शुरुआत किस्सों से करते हैं। इसका किस्सा, उसका किस्सा, कपिल का किस्सा, या आज जैसे कपिल का किस्सा है। हाँ। कपिल की मुसीबत है कि लोन और कर्ज की उलटबासियां हैं सरकार की तरफ से। और कपिल के किस्से से शुरुआत करने से पहले, और अर्थात पर आपको जो आपको आपकी बारी आने के पहले, ये प्रोजेक्शन है आईएमएफ का कि बांग्लादेश से ज्यादा बुरी हालत में इंडिया की जीडीपी रहने वाली है। और प्रोजेक्शन में साफ कहा गया कि साउथ एशिया में श्रीलंका के बाद सबसे बुरी हालत इंडिया की होगी। हालांकि ये तुलना थोड़ी असंगत है, हाँ बांग्लादेश और मतलब, भारत की तुलना मैं उससे हाँ सहमत मतलब नहीं उनकी हूं, क्योंकि इकोनॉमी का आकार हाँ, और प्रकार रकम अलग है। भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार बहुत बड़ा है। भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है। जनसंख्या काफी बड़ी है, बांग्लादेश की जनसंख्या छोटी है, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का बेस छोटा छोटा है। कई बार ऐसा होता है ना कि प्रति व्यक्ति आय जो है वो एक बड़ा मैक्रो फार्मूला है, और वो हमको बहुत भ्रम में भी डालता है। तो इसलिए हम जब एपल टू एपल कंपेरिजन करने की कोशिश करते हैं और हमको लगता है कि $1888 की प्रति व्यक्ति आय बांग्लादेश की और हमारी 1866 हो गई, ये आंकड़ा सही नहीं है। दूसरी चीज ये कि प्रति व्यक्ति आय पूरे देश की एक्चुअल आय नहीं होती है। हर व्यक्ति की, आपकी आय उतनी नहीं है जितनी प्रति व्यक्ति आय है, या हर व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय ऐसी नहीं होती। तो वो हाँ। ये एक नोशनल फार्मूला है, और इस फार्मूले को लोग पीछे छोड़ चुके हैं। दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं, आर्थिक विशेषज्ञ नए नए तरीके से गणना शुरू करते हैं, जिससे कि हम और वास्तविकता के करीब पहुंच सके। और इस हाँ। पर चर्चा हम पिछले अंकों में करते रहे कि आय की क्या स्थिति है, मध्यम वर्ग की आय की क्या स्थिति, इसीलिए अलग अलग आय वर्ग होते हैं। तो ये तुलना उचित नहीं है। पर आईएमएफ का जो आकलन है वो हमें चिंतित करता और परेशान हम्म। करता है। और इसलिए परेशान और चिंतित करता है, जिस पर आज का ये पूरा अर्थात का एपिसोड है, जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, उसने क्यों मुझे या बाकी सारे लोगों को जो भारतीय अर्थव्यवस्था को इन सारे शोर शराबों और तमाम तरीके के नैरेटिव्स और बहसों से अलग हटके जमीन के पास से देखने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें इसलिए परेशान करता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सारे बड़ी एजेंसियों के आकलन खराब होते जा रहे हैं भारत को लेकर। यानी जून में जो एजेंसी कह रही थी कि भारत की अर्थव्यवस्था में मंदी, भारत में कॉन्ट्रैक्शन या 0 से 4.5% नीचे रहेगी, वो अब कह रही है 10.5% होगी। हम्म। जो कह रही थी 3.5%, वो कह रही थी अब 9.5% तक गिर जाएगी 9.5%। अर्थव्यवस्था। आरबीआई कह रहा है 10% गिर जाएगा। और ये सब तब हो रहा है जब सरकार ने बड़े धूमधाम के साथ, बड़े प्रचार के साथ कई पैकेजेस, छोटे बड़े मिलाकर कई सारे स्टिमुलस पैकेजेस, इसमें 20 लाख करोड़ का एक महा पैकेज, आत्मनिर्भर भारत का पैकेज था। हाँ। एक वो पैकेज जो अप्रैल में आया था, जब लोगों को सहायता दी गई थी, और किसान सम्मान निधि का पैसा एडवांस में दिया गया था, या जनधन खातों में पैसा डाला गया था। उसके बाद से आप छोटी बड़ी अगर घोषणाओं को मिला लें, तो लॉकडाउन के दौरान सरकार ने करीब करीब 3-4 बड़ी घोषणाएं और छोटी कई घोषणाएं की, जिसमें एक ताजा पैकेज जो अभी इस हफ्ते आया है, जिस हफ्ते हम बात कर रहे हैं, जिसमें कि सरकारी कर्मचारियों के जो यात्रा भत्ते हैं उसके नगद भुगतान की बात है, और उनको फेस्टिवल एडवांस देने की बात है। ये सारे आकलन आने के बाद एक
एक अजीब सी असंगति है कि जिस दिन सरकार अपना आकलन घोषित करती है उसके 24 घंटे और 48 घंटे बाद किसी विदेशी एजेंसी का आकलन आ जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पहले से ज्यादा खराब स्थिति में पहुंच जाएगी। परसों वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कल आईएमएफ का आकलन आ गया। इससे ठीक पहले वर्ल्ड बैंक ने अपना आकलन दिया था। आरबीआई जो कि सरकार की पूरी पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस का पार्ट एंड पार्सल है, हिस्सा है, वो अपनी हर मॉनेटरी पॉलिसी के बाद जो सूचना दे रहा है हमें, वो चिंता जनक है। ऐसा क्यों हो रहा है? और यहाँ मुझे जिस किस्से की आप बात करें, इसमें ज्यादातर किस्से नाम तो सिर्फ पहचान छिपाने के लिए और वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है वाला कोट एंड कोट कहने के लिए, पर जो कपिल का किस्सा है ये वो जो डिस्क्लेमर है, मतलब जो यूजुअल डिस्क्लेमर है, पर जो कपिल का किस्सा है ये वास्तव में वास्तविक किस्सा है। 2-3-4 महीने पहले की बात है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट से हमारी बात हो रही थी, हम निकल के लोगों से पूछने की कोशिश कर रहे थे, तो लोग कोरोना की मंदी के बाद सरकार की जितनी घोषणाएं थी उनको बहुत गहराई से, लगभग धार्मिक एकाग्रता के साथ सुन रहे थे, क्योंकि सबको जीविका दोबारा शुरू करने की, अपना कारोबार शुरू करने की उम्मीद थी कि कहीं एक कोई धागा उम्मीद का मिल जाए तो उसको पकड़ के हम कारोबार शुरू कर सकें। तो सब लोग बहुत करीब से देख रहे थे। उसमें कोई उन इंडस्ट्रियलिस्ट भी मुझे मिले जिन्होंने सरकार की हर स्कीम को पढ़ा था, समझा था, क्योंकि कई साल से धंधा कर रहे थे, कारोबार कर रहे थे, तो बैंक कैसे काम करता है, टैक्सेशन कैसे काम करता है जानते थे। तो उन्होंने देखा कि वो सारी की सारी घोषणाएं एक ही चीज के आसपास घूमती हैं, कर्ज लो, कर्ज लो, कर्ज लो। इसके लिए सरकार गारंटी देने को तैयार है, आरबीआई ने बैंकों को पैसा दे दिया है, ब्याज दरों में कमी हो रही है। सारी कोशिश इसकी तरफ थी कि लोग ज्यादा से ज्यादा कर्ज लें और अर्थव्यवस्था अपने कारोबार को दोबारा शुरू करें या कारोबार में निवेश करें या शुरू करें। हाँ, मतलब बैंकों को भी इस तरह से पुश भी किया जा रहा था कि ज्यादा से ज्यादा कर्ज बांटे वो। हाँ, और वो अभी भी कहा जा रहा है। सरकार उस पैकेज के बाद बहुत सारे आंकड़े भी लेकर आती रही कि इतना कर्ज सैंक्शन हो गया, इतना कर्ज बांट दिया गया। हालांकि वो जितने आंकड़े सरकार लेकर आती थी उसके बाद अगले महीने आने वाला जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का आंकड़ा था या सर्विसेज का आंकड़ा था या खपत के जो भी आंकड़े आते थे वो उसको कहीं सपोर्ट नहीं करते थे। मतलब जो डेटा था वो मैच नहीं होता था कि सरकार अपनी प्रेस रिलीज में कहती थी इतने लाख करोड़ का कर्ज सैंक्शन हो गया और अगले महीने उत्पादन गिरने का आंकड़ा उससे ज्यादा खराब हो जाता था। तो ये जो आईएमएफ के या भारत दुनिया की ऐसी अकेली अर्थव्यवस्था होती जा रही है जहां पर स्टिमुलस पैकेज के बाद स्थितियां और ज्यादा खराब होती जा रही है। स्टिमुलस पैकेज आ रहे हैं और भारत की अर्थव्यवस्था में गिरावट बढ़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये जो उलझन थी, ये जिस कपिल का हमने जिक्र किया, जो उद्योगपति छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी उलझन से मैच करती थी। वो हमसे पूछते थे कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। उनके 3 बड़े बुनियादी सवाल थे जो शायद किसी भी उस व्यक्ति के सवाल होंगे जो भारतीय अर्थव्यवस्था को सामान्य रूप से समझता है, इसके लिए किसी अर्थशास्त्री होने की आवश्यकता नहीं है, कि आखिर जिनका कारोबार बंद हो गया है, जो पुराना कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, जो बैंकों के पास जाकर लोन में मॉरिटोरियम ले रहे हैं या अपने लोन की रिस्ट्रक्चरिंग कराना चाहते हैं, वो नया कर्ज क्यों लेंगे? उनका पहला सवाल ये था। इनका कारोबार ही बंद हो गया, जो कर्ज ही नहीं चुका पा रहे हैं वो नया कर्ज क्यों लेंगे? अच्छा, अगर वो नया कर्ज लेना भी चाहें तो बैंक उन्हें पिछले कर्ज के बकाए के बाद नया कर्ज क्यों दे देगा, जबकि उनको पता है कि वो पिछला कर्ज ही चुका नहीं पा रहे हैं, उसकी ही वो किस्त बढ़ाना चाहते हैं, उसी में वो भुगतान में छूट चाह रहे हैं, वही मॉरिटोरियम ले चुके हैं, वो लोन रिस्ट्रक्चरिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो बैंक उन्हें नया कर्ज क्यों दे देगा? क्योंकि उनको मालूम है कि उनकी साख और उनकी क्रेडिबिलिटी कैसी है, क्योंकि उनके पास अगर उनका धंधा चल रहा होता तो पुराना कर्ज ही चुका रहे होते। और तीसरा सवाल उनका होता था कि अगर बैंक मान लीजिए राजी भी हो जाए कर्ज देने के लिए और हम भी ये हिम्मत कर लें, तो इस महामंदी में हम कैसे बैंक को ये गारंटी देंगे कि हम अगले 5 साल में अपना टर्नओवर 3 गुना 4 गुना कर लेंगे, या हम 18 से 20% का रिटर्न ले लेंगे, क्योंकि हमको जो कर्ज मिलेगा वो तो 12 से 15% ब्याज पर मिलेगा, और अगर हमारे पास पुराना कर्ज है तो और महंगी दर पे मिलेगा। तो ये 3 सवाल थे। वो उद्योगपति और उद्योगों का वो समूह जो था वो आपस में इस पर चर्चा कर रहा था। उनको समझ में नहीं आया कि आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है। ऐसी महामंदी में लोगों को कि जब कारोबार नहीं शुरू हो रहे हैं और वो कर्ज में ही डूबे हुए हैं, तो उन्हें कर्ज दोबारा देने की कोशिश क्यों कर रही है। उन्होंने बाद में सोचा कि शायद सरकार के पास दर्जनों सलाहकार हैं, सरकार के सैकड़ों आंख कान होते हैं, तो उन्होंने कुछ सोचा होगा, तभी वो ऐसी नीति या ऐसा पैकेज ला रहे हैं जिसमें कर्ज में डूबे हुए लोगों को दोबारा कर्ज देने की कोशिश की जा रही है, और शायद उनको लगता है कि इससे चीजें बेहतर हो जाएंगी। उनका कहना था इंडस्ट्रियलिस्ट का कि अगले 1-2 महीने में पता चल जाएगा कि इस स्कीम का क्या हुआ। और दरअसल पिछला हफ्ता जो उन लोगों का अपना सामान्य ज्ञान था या जो उनका अपना औद्योगिक या व्यापारिक ज्ञान था, उसके हिसाब से सही साबित हुआ।
अक्टूबर आते आते भारत दुनिया की उन गिनी चुनी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया जहां प्रोत्साहन पैकेज के बाद मंदी गहराने लगी। प्रोत्साहन पैकेज जितने बढ़े, मंदी गहराने के आकलन उतने ज्यादा आने लगे। रिजर्व बैंक ने अगस्त में कर्ज की मांग का आंकड़ा जारी किया। मार्च से लेकर, अप्रैल से लेकर और अगस्त तक सिर्फ कर्ज, सस्ता कर्ज लीजिए, कारोबार शुरू करिए। इस पूरे प्रक्रिया के बाद रिजर्व बैंक ने अगस्त में भारत में कर्ज की डिमांड का आंकड़ा जारी किया और इसे देखने के बाद खुद रिजर्व बैंक को समझ में आया कि अब कोई कर्ज लेने वाला नहीं आ रहा, तो उसने अपनी 2 बैठकों में ब्याज दर घटाने की प्रक्रिया रोक दी। उसने कहा कितना ब्याज दर घटाएं जब कोई लेने ही नहीं आ रहा है, बैंक भी उसे पास ऑन नहीं कर रहे हैं, कर्ज लेने वाला कोई दिख नहीं रहा है। ज्यादा ब्याज दर घटाने का मतलब है कि बाजार में महंगाई बढ़ेगी, इससे बेहतर है कि हम कुछ दूसरा काम करें। तो वो सरकार के कर्ज कार्यक्रम को और बाकी चीजों पर फोकस करने चले गए। हमें ध्यान रखना होगा कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ पिछले 25 सालों में जब एक मुश्त कर्ज के लिए, बैंक कर्ज के प्रोत्साहन के लिए इतनी सारी घोषणाएं की गई, जिसमें सरकार ने सारी रोल बैक की जा रही है। हाँ, और इतनी घोषणाएं की गई जिसमें सरकार ने गारंटी दी कि हमारी गारंटी पर कर्ज ले लीजिए, छोटे उद्योगों से कहा, स्पेशल सब्सिडीज दी गई, एनबीएफसीज को बैंकों से पैसा दिलाने के लिए विशेष स्कीम जारी की गई। रिजर्व बैंक ने स्पेशल विंडो खोली, स्पेशल खिड़कियां खोली हैं, स्पेशल चैनल बनाए जिससे कि अगर बैंक कर्ज बांटना शुरू करें तो उन्हें पैसे की कमी ना हो। और भारत में रेपो रेट 9 साल के न्यूनतम स्तर पर आ गई। सबसे सस्ता कर्ज, पिछले एक दशक में सबसे सस्ते कर्ज की दर आ गई। व्यवहारिक रूप से चाहे आप रेपो रेट देखें या बैंक जिस रेट पर कर्ज दे रहे हैं, अगर 9 साल में देखें, हालांकि भारत में ब्याज दरें काफी ऊंची हैं, लेकिन फिर भी अगर पिछले 10 साल की तुलना में देखें सिद्धांत, तो काफी कम नीचे आ गई। लेकिन इसके बाद हमें जो ताजा आंकड़े मिले वो हमें ये बताते हैं कि ये पूरा आत्मनिर्भर पैकेज या जो कर्ज बांटने की पूरी प्रक्रिया थी वो कैसे सरकेबल खड़ी हो गई। हाँ, मतलब सरकार एकदम गला पकड़ कर कर्ज देना चाह रही थी। मतलब जो प्रोजेक्शन थे और जो घोषणाएं थी लॉकडाउन उसके दरमियान, मतलब सबको लग रहा था कि कर्ज से ही हल निकलेगा। हमने कई सारे शोज किए अंशुमान जी इस पे, छोटे मोटे कई सारे वीडियोस में हमने और आपने बात की थी इस पर कि कर्ज पर क्या सरकार हासिल करना चाह रही है, लेकिन कोई कर्ज लेवा नहीं है। एक तो वही है कि इकोनॉमिक प्लानिंग शायद गड़बड़ है, और दूसरा तो आप बता ही रहे हैं कि आंकड़े क्या कह रहे हैं। हाँ, और ये चीज उस समय भी, लेकिन उस समय जब हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे तो हमें लग रहा था कि एक ऐसी इकोनॉमी जो कर्ज में पहले से ही डूबी हुई है, हमारे अगर अर्थात के पिछले शो पे आप चर्चा करें, जिसमें लोगों को डिमांड चाहिए, मांग चाहिए, कर्ज नहीं चाहिए, वहां कौन सा पर्सन जो पहले ही कर्ज के जाल में फंसा हुआ है, डूबा, उसके सर पर नए कर्ज का बोझ लाद देने से कैसे चलने लगेगा। अगर आपके पीठ के ऊपर पहले से ही बोझ लदा है तो दोहरा बोझ लाद देने से आपकी रफ्तार नहीं बढ़ जाएगी, और वो भी ऐसी पहाड़ी पर जो सीधी खड़ी चढ़ाई है और उस पर फिसलन है। ऐसी स्थिति में इकोनॉमी थी। तो आप आंकड़े जब अगस्त के बाद आए, अगस्त के जो आंकड़े आए उन्होंने हमें बताया कि कैसे सरकारों की उंगलियां नब्ज पर नहीं होती, वो वास्तविकताओं से कट जाती हैं, और एक इतनी बड़ी सरकार, इतनी सारी चीजों को जानने वाली सरकार इस तरह से कैसे सोच सकती। अगस्त का आंकड़ा जो आया, जिसको वित्त मंत्रालय के लोगों ने भी देखा, पूरे देश ने देखा, कि अक्टूबर के 2017 के बाद भारत में बैंक कर्ज की मांग न्यूनतम स्तर पर रही। अगस्त में 6% केवल, कहा हम डबल डिजिट ग्रोथ की बात कर रहे थे, केवल 6%। और अगर आप इसी दौरान जो कर्ज वापस आया बैंकों के पास उसे मिला लीजिए तो एक्चुअली नेगेटिव रही, यानी लोगों ने कर्ज लिया ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं लिया। मतलब कर्ज की मांग को कर्ज की वापसी और नए कर्ज के उठाने के अंतर से निकाला जाता है। तो जो कर्ज की वापसी हुई और जो नए कर्ज की मांग थी, उस हिसाब से एक तरह से नेगेटिव ग्रोथ थी। इंडस्ट्रीज भारत में बैंक कर्ज का करीब 83-84% हिस्सा, 83 से 84% हिस्सा लेती हैं। वहां पर सालाना आधार पर कर्ज की मांग की वृद्धि दर 1% से नीचे आ गई, और यही सरकार सबसे ज्यादा कोशिश कर रही थी कि इनको कर्ज दिया जाए, सस्ता कर्ज दिया जाए, इन्हें गारंटी दी जाए। बड़े उद्योगों की कर्ज की मांग तो पूरी तरह अगस्त में टूट गई, कोई कर्ज लेने नहीं आया। छोटे उद्योगों में जिनके लिए गारंटी स्कीम घोषित की गई थी, सरकारी गारंटी जिनके साथ थी, वहां भी कर्ज की विकास दर -1.2% रही, और जो थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हमें दिखाई पड़ी वो 1% से कम थी। वो शायद कुछ उद्यमी जिनके पुराने कर्ज पेंडिंग थे वो लेने पहुंचे थे, लेकिन स्मॉल इंडस्ट्रीज में भी कर्ज की डिमांड, इन सारी स्कीमों का असर कर्ज की मांग पर दिखाई नहीं दिया, यानी लोग बैंक पर कर्ज लेने नहीं पहुंचे। सबसे ज्यादा चिंताजनक बात जो दिखाई देती, क्यों ये भारत की अर्थव्यवस्था में मंदी गहराने के आकलन आत्मनिर्भर पैकेज के बाद बढ़े हैं, ये हमारे लिए समझना इसलिए जरूरी है कि भारत की जीडीपी में सर्विसेज सेक्टर का हिस्सा 55%, इससे ज्यादा है, लगभग 55% है। यहीं से सबसे ज्यादा डिमांड आती है, यहीं से सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट आते हैं। यहाँ कर्ज की मांग -8.6% हो गई, यानी
जिस सेक्टर को लॉकडाउन में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था वो सर्विसेज सेक्टर था। चाहे आप रेस्टोरेंट मान लें, चाहे आप बार्बर सैलून सर्विसेज मान लें, चाहे आप फूड डिस्ट्रीब्यूशन मान लें, चाहे आप होटल और रेस्टोरेंट्स मान लें, इनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। यहां ये उम्मीद की जा रही थी सिद्धांत कि तेज रिवाइवल आएगा, यहाँ लोग अपना कारोबार शुरू करने के लिए बैंकों के पास दौड़ेंगे और कर्ज ले आएंगे और नया कारोबार शुरू करेंगे। यहाँ कर्ज की मांग -8.6% आ गई, यानी कि यहाँ लोगों को होप नहीं थी तो कर्ज लेने नहीं पहुंचे। एनबीएफसीज का कर्ज हो, भवन निर्माण के लिए कर्ज हो, और जो ट्रेड का कर्ज है, ये जो 3 बड़े इंपॉर्टेंट हाई मूविंग क्रेडिट आइटम्स हैं, इनमें इनकी गिरावट और ज्यादा गहरा गई अगस्त में। और अगर इस रोशनी में आप जीडीपी का नंबर देखें पहले क्वार्टर का, तो आपको साफ दिखाई देता है कि जीडीपी के पहली तिमाही में अगर भारत का जीडीपी 0 से 24% नीचे गया है, तो कर्ज की जो हालत है, कर्ज की जो डिमांड की स्थिति है, वो उसे सपोर्ट करती है, उसे कॉम्प्लीमेंट करती है, उसका प्रतिबिंब है। दूसरा बड़ा हिस्सा रिटेल लोन है। हमारे आपके जैसे लोग जो हाउसिंग लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, कंज्यूमर लोन लेते हैं, यहां 11% की गिरावट है, 11%। और इसमें भी जो भीतर की बात है सबसे महत्वपूर्ण है, जहां डिमांड का इशू है, जहां खपत का इशू, जिसकी बात हम लगातार करते हैं, सबसे बुरा हाल क्रेडिट कार्ड लोन का है। यानी लोगों ने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ही नहीं किया पिछले 6 महीने के दौरान। मतलब ये भी बात हुई थी, क्रेडिट कार्ड की लिमिट घटा रहे थे बैंक, अब तो फिर हाँ, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया, तो क्रेडिट कार्ड के लोन सबसे कम रहे। यानी कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल हमेशा छोटी अवधि की खरीदारी के लिए किया जाता है। आदमी आज खरीदारी करता है, 40 दिन बाद, 45 दिन बाद उसका पैसा चुका देता है, तो वो जो क्रेडिट की डिमांड है वो टूट गई। और इससे जो चीज हमें बताई जा रही थी, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि जो फैक्ट्स हमारे पास आते हैं वो उन्हें दूसरे फैक्ट से क्रॉस चेक करना जरूरी है। हमसे कहा जा रहा था कि अप्रैल मई जून जुलाई में भारत में ई कॉमर्स की डिमांड बहुत अच्छी रही, लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड के लोन के आंकड़े को देखें तो ई कॉमर्स की डिमांड की मांग उसे सपोर्ट नहीं करती। इसका मतलब कि बाजार में खरीदारी नहीं हुई। जो क्लेम किया जा रहा था कि लोगों ने बड़े पैमाने पर ई कॉमर्स में खरीदारी की और सस्ते मोबाइल फोन खरीद लिए और कपड़े खरीद लिए और डिमांड बाजार में आ गई, पर डिमांड इससे दिखती नहीं है, क्रेडिट कार्ड की डिमांड से सपोर्ट नहीं करती उसको। एक और दिलचस्प चीज जो कर्ज के आंकड़ों से हमें दिखती है, जो चिंताजनक है और जो महत्वपूर्ण भी है, कि इस पूरी तिमाही में जब प्रोडक्टिव सेक्टर्स, चाहे वो एमएसएमई हो, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे वो कंज्यूमर्स हो, चाहे वो बाकी इंडस्ट्रीज हो, जब वो कर्ज नहीं ले रहे थे, तब भारत में सरकार का कर्ज 14.5% बढ़ा, जो 30 महीने का सबसे सर्वोच्च स्तर है। यानी कि साल की पहली तिमाही में जितना भी बाजार में कर्ज पैसा उपलब्ध था, उसका अधिकांश पैसा सरकारों ने कर्ज में ले लिया, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो। 30 महीने का सर्वोच्च स्तर है। यानी कि जो भी बाजार में सस्ती पूंजी उपलब्ध थी या जो ब्याज दर में कमी हो रही थी, सिद्धांत वो सरकार के कर्ज कार्यक्रम में हवन में चली गई। अब एक चीज समझना जरूरी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कर्ज लेने वालों की संख्या बहुत सीमित है, चाहे वो उपभोक्ता हो चाहे कंपनियां हो। बहुत कम लोग। ये सवाल भी है कि इतना सब हो गया, ये हो ही रहा है, सरकार का कर्ज बढ़ा है, और तो उपभोक्ता और उद्योग जैसी चीजें, ये लोग हैं, ये कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे, इनका अभीष्ट क्या होगा? तो ये संख्या सबसे छोटी है उपभोक्ता और उद्योगों की। लेकिन हमेशा क्रेडिट ग्रोथ को इसलिए इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि क्रेडिट हमेशा फ्यूचर का इंडिकेटर होता है, भविष्य का। अगर आप आज कर्ज ले रहे हैं तो आप तब आज कर्ज लेंगे जब आपको पता होगा कि अगले 15 साल तक आपके पास पैसा आता रहेगा और आप मकान की किस्त चुका पाएंगे। या आप अपनी दुकान के लिए वर्किंग कैपिटल का, या अपनी दुकान में नया माल भरने के लिए, अपनी फैक्ट्री में नई यूनिट लगाने के लिए नई मशीन लगाने का कर्ज आज तब लेंगे जब आपको पता रहेगा कि आपके कारोबार में कम से कम इतनी ग्रोथ तो होने वाली है कि आप उस पर जो ब्याज दर उसे चुका सके। मान लीजिए अगर आपके कारोबार में रिटर्न ही 20-18% नहीं है तो आप 15% की ब्याज दर कहां से चुकाएंगे? अगर आप 15% कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे काम करेंगे और रिटर्न 10% होगा तो आप बहुत नुकसान में होंगे। तो कर्ज की मांग हमेशा इस बात का संकेत होती है सिद्धांत कि लोग अर्थव्यवस्था के भविष्य को लेकर कितने आशान्वित हैं, उन्हें कितनी उम्मीद है कि आने वाला, क्योंकि कर्ज फ्यूचर का पेमेंट है। आज जो आप पैसा ले रहे हैं उसको आज आपको नहीं चुकाना है, आज से 5 साल बाद, 6 साल बाद, 7 साल बाद चुकाना है। और ये भी तो है कि कर्ज को लेकर आप क्यों लेंगे कर्ज? मतलब आप अगर डिमांड ही नहीं है मार्केट में तो आप किस चीज के लिए कर्ज लेंगे? तो ये एक और चीज इससे समझ में आई, एक और अंदर बात जो समझ में आई, जिसकी वजह से भी आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक ने अपने आकलन घटाए, या आरबीआई को भारत में डबल डिजिट रिसेशन की या कॉन्ट्रैक्शन का आकलन करना पड़ा, वो ये कि इस पूरे लॉकडाउन के दौरान कंपनियों ने अपने यहां उत्पादन बढ़ाने, नए कारोबार शुरू करने, नए लोगों को भर्ती करने पर फोकस करने के बजाय सिद्धांत ज्यादा पैसा खर्च घटाने, नौकरियां कम करने और बचत बढ़ाने में
में इस्तेमाल किया है। उन्होंने ये नहीं किया कि वो इस मंदी के बाद नई यूनिट लगा दें, बल्कि उन्होंने कर्मचारियों की संख्या घटा दी, लोगों को नौकरी से निकाल दिया, अपने खर्च सीमित किए, अपनी बचत बढ़ाई, निवेश और उत्पादन नहीं बढ़ाया, क्योंकि उन्हें भविष्य के 6 महीने या साल भर या 2 साल किसी अच्छी डिमांड की उम्मीद नहीं है। और इसलिए हमें एक चीज दिखाई दी कि बैंकों में बचत का आंकड़ा पिछले 3-4 महीनों में बढ़ा, यानी लोगों के पास जो पैसा जेब में था भी उसे उन्होंने या तो बैंकों में छोड़ दिया या अपने पास नगद रखा। 2 आंकड़े और महत्वपूर्ण आए थे इस दौरान बैंकों से, एक बैंकों की सेविंग्स बढ़ी लॉकडाउन के दौरान, और दूसरा भारत में करेंसी सर्कुलेशन बढ़ा, यानी कैश का सर्कुलेशन बढ़ा। ये दोनों आंकड़े बताते हैं कि या तो लोगों ने पैसा अपने हाथ में रोक लिया या बैंकों में रख दिया, क्योंकि बाजार में डिमांड बाजार में खर्च करने की उनकी इच्छा नहीं और भविष्य के प्रति वो सशंकित हैं। और ये बात हमने मध्य वर्ग वाला जब डिस्कशन किया तो हमने ये कहा था कि आने वाले समय में भारत में लोग पैसा अपने हाथ में रोकेंगे, खर्च में मांग में नहीं ले जाएंगे, और वो हमें 2 महीने के भीतर दिखने लगा। और उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि डिमांड है नहीं मार्केट में ना उस तरह की, उनकी गलती नहीं, उन्हें अपने भविष्य के को लेकर चिंताएं हैं उनकी, कि नौकरी चलती रहेगी, उनकी तनख्वाह 25% और 30% वेतन कट गया सिद्धांत, तो कब तक वापस लौटेगा? 6 महीने बाद पैसे बचा के चल रहे हैं, उस हिसाब से वो पैसे की बचत कर रहे हैं। इसलिए रिजर्व बैंक को ये कहना पड़ा इस बार बहुत हिम्मत करके कि इस साल भारत की आर्थिक विकास दर 0 से 10% नीचे रहेगी, जो लगभग एक तरह से आत्मनिर्भर पैकेज और इन सारे कर्ज प्रोत्साहन पैकेजों को एक तरीके की श्रद्धांजलि जैसी रिजर्व बैंक ने कहा। और ये सब कुछ रिजर्व बैंक ने पिछले 6 महीने में सरकार के सारे उपाय देखने के बाद कहा कि नहीं, भारत की आर्थिक विकास दर तो हम सोच रहे थे शुरुआत में 2-2.5% गिरेगी, लेकिन अब तो 10% से गिर सकती है इस साल के अंत तक। और यही वो बिंदु था जहां से सरकार को यह सोचना पड़ा कि बातचीत हाथ से निकल गई है। मतलब पूरा का पूरा पैकेज, पूरी जो कहानी थी, वो जो तीर हम चला रहे थे वो किसी निशाने पर लैप्स कर गया, और इसलिए वो पूरा का पूरा पर्पज है, पूरा का पूरा पैकेज ही लैप्स कर गया, क्योंकि शायद वो अर्थव्यवस्था की वास्तविकताओं से जुड़ा ही नहीं था। मंदी में कर्ज में डूबे लोग नया कर्ज क्यों ले लेंगे? इसलिए इस हफ्ते वित्त मंत्री को ये कोशिश करनी पड़ी कि सरकारी कर्मचारियों के एलटीसी का पैसा उनको दिया जाए, जिससे कि वो बाजार में जाकर कुछ खरीदारी कर सकें, उन्हें 10,000 रुपए का फेस्टिवल एडवांस दिया जाए जिससे कि कुछ खरीदारी कर सकें। ये कोशिशें, क्योंकि बहुत छोटा हिस्सा है सरकारी कर्मचारियों का टोटल कंज्यूमर क्लास में, लेकिन ये कोशिश इसलिए की गई ताकि बाजार में थोड़ी डिमांड आ सके, भारत में बाजार में थोड़ी बढ़ोतरी हो सके। और कोशिश भी कहाँ की जा रही है, उन उत्पादों की डिमांड बढ़ाने की कोशिश की जा रही है जो 12% जीएसटी की कैटेगरी में आते हैं, यानी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, कि वहां से थोड़ा जीएसटी का कलेक्शन सरकार का बढ़ सके। अब हमने 6 महीने सिर्फ, अगर आप गौर से देखिए कितने मूल्यवान 6 महीने थे, हम इस पर चर्चा कर चुके हैं पिछले 2 किश्तों में। लोगों को मैं फिर रेफर करना चाहूंगा कि जीएसटी से पहले वाला अर्थात की चर्चा देखें कि बाकी देशों ने क्या किया इस दौरान। बाकी देशों ने इस दौरान राहत कैसी होती है। बाकी देशों ने अपने देश में सिर्फ मांग बढ़ाने पर काम किया। एक सूत्री काम, तुम्हारी तनख्वाह जा रही है तो तुम्हारे बदले कंपनी को तनख्वाह हम देंगे, तुम्हारी तनख्वाह आनी चाहिए। तुमको कंपनी हटा रही तो 80% वेज हम प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन आप काम करो। हम 100 पाउंड पर कर्मचारी का फरलो अलाउंस कंपनी को देंगे। उसको सर्टेनिटी जो है, मतलब ग्राहक को सर्टेनिटी तो है कि भाई हमारा कहीं कुछ जा नहीं रहा है, हम पेचेक प्रोटेक्शन देंगे। तो इसलिए वहां की अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे अनलॉक शुरू होगा, वी शेप की डिमांड आएगी, जो हमने कहा कि एकदम गिरेगी, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसे हैं। उन्होंने खर्च सिर्फ सुरक्षा कारणों से, स्वास्थ्य कारणों से रोक रखा है। जैसे बाजार खुलना शुरू होंगे, लोग बाहर निकलेंगे और खर्च करना शुरू करेंगे और रिवाइवल शुरू होगा। चाइना में हमने बिल्कुल यही देखा। चीन की अर्थव्यवस्था में सबसे तेज ग्रोथ आई है, रिवाइवल आई है, सरप्राइजिंग रिवाइवल आया। अभी पिछला हफ्ता चीन का नेशनल फेस्टिवल वीक था और उसमें ह्यूज डिमांड आई, ह्यूज शॉपिंग हुई, दुनिया भर के ट्रेवलर आने लगे। और इस महीने अभी चीन ने जो सितंबर के आंकड़े जारी किए, उसमें चीन का इंपोर्ट और चीन का एक्सपोर्ट दोनों 18 महीने के हाईएस्ट लेवल पर है। और लॉकडाउन वगैरह भी चीन ने काफी लोकलाइज्ड किया। हमारा लॉकडाउन भी काफी सीवियर था, वो एक अलग बहस का विषय, हमने क्यों किया और उससे क्या हासिल किया, वो एक अलग चर्चा का विषय। लेकिन यहां पर आते आते आज जब हम यहाँ खड़े हैं अक्टूबर में, दुनिया की सारी एजेंसियां हमें बता रही हैं कि भारत के, परोक्ष रूप से वो कह रही हैं कि जितने भी प्रोत्साहन पैकेज, इनका कोई फायदा नहीं हुआ। सरकार को डिमांड बढ़ाने के लिए कुछ करना पड़ेगा और हम 6 महीने नहीं कर पाए। दरअसल कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है सिद्धांत कि सरकार इस पूरी लॉकडाउन को या इस लॉकडाउन से उपजी क्राइसिस को गंभीरता से समझ नहीं सकी। नहीं तो हम पिछले 6 महीनों में छोटे छोटे उपाय करके लोगों की नौकरियां बचाकर, लोगों के हाथ होने के बावजूद नहीं समझ होने क्या, लोगों के हाथ में पैसे रखकर हम डिमांड बढ़ा सकते थे, रादर देन लोगों को कर्ज के पास पहुंचाने के लिए। तो
कपिल जो थे उनकी पहली शायद इस रिजर्व बैंक की प्रेस वार्ता के बाद हल हो गई होगी। वो मुझे एक पुराना किस्सा याद आ गया, जो 18वीं सदी में एक ब्रिटेन की महारानी थी मारी एंटोनिएट, उसने उसके पास जब लोग पहुंचे और उन्होंने कहा कि हमारे पास खाने के लिए नहीं है, रोटी नहीं है, तो उसने कहा कि जाइए आप लोग केक खा लीजिए। यहाँ लोगों के पास रोजगार नहीं था, मांग नहीं थी, तो सरकार ने उनसे कहा कि कर्ज ले लीजिए, बाकी आप खुद समझदार हैं। तो पेचेक प्रोटेक्शन, डिमांड जनरेट करने की बात और इस क्राइसिस को हल करने की बात हम अर्थात के कई सारे हिस्सों में उठाते रहे हैं। ये बातचीत एक एक्सटेंशन की तरह लीजिए, उस बातचीत को, उस पूरे मेजर्स को एक और दृश्य से देखने की तरीके से लीजिए कि हम कहाँ जा रहे हैं और आगे क्या होगा, जिसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं, जिसमें बहुत सारा अंधकार भी कह सकते हैं, सारी चीजें भरी हुई हैं। अंशुमान जी, क्वेश्चन है 3-4 और उन पे बात करते हैं, है ना? तो पहला सवाल है विकास कुमार का, पूछ रहे हैं कि क्या आने वाले समय में सरकार की गलत जीएसटी नीति की वजह से हमारा हाल भी वेनेजुएला की तरह हो सकता है? नहीं, वेनेजुएला की परिस्थिति थोड़ी विपरीत है। वेनेजुएला में बहुत सारी और भी क्राइसिस थी। वेनेजुएला चूंकि ऑयल रिलेटेड इकोनॉमी है, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें घटना शुरू हुई तो वेनेजुएला की पूरी अर्थव्यवस्था बैठ गई। पर वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था में और भी सारी चुनौतियां थी। भारतीय अर्थव्यवस्था में जीएसटी फेल होने का असर हमें साफ दिख रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में जीएसटी फेल होने का मतलब है कि भारत में केंद्र और राज्य के बीच की सहमति टूट गई है। अब अगर केंद्र सरकार को राज्यों से कोई सुधार लागू करने के लिए कहना होगा तो वो 5 बार पलट के देखेंगे ना कि जीएसटी में हमको जो गारंटी दी गई वो पूरी हुई कि नहीं हुई। और दूसरा, एक लंबी मंदी की तरफ जाने की का आसार दिखाई दे रहे हैं। अब मान लीजिए अगर हम आज इस आंकड़े को लें, सिद्धांत की वर्ल्ड बैंक या IMF कह रहा है कि अगले साल 4% या 8% का रिवाइवल होगा, ग्रोथ नहीं होगी। यानी इस साल अगर हमने 10 लाख करोड़ गंवाए हैं तो अगले साल हम उसमें से 6 लाख करोड़ रुपए कमा पाएंगे। 4 लाख करोड़ के नुकसान में तो तब भी रहेंगे। तो ये स्थिति भारत में लंबे समय तक रेवेन्यूज को, गवर्नमेंट के रेवेन्यूज को कमजोर रखेगी। इस स्थिति में या तो सरकार टैक्स लगाएगी या फिर सरकार ज्यादा कर्ज उठाएगी। तो जीएसटी एक ऐसा सिस्टम था जिसकी टाइमिंग भी गलत थी, जिसकी तैयारी भी गलत थी, जिसमें स्टेक होल्डर से बात भी नहीं की गई। जो लोग इसे लागू करने वाले थे, जो लोग इससे प्रभावित होने वाले थे, उनसे कोई चर्चा नहीं की गई। इसलिए पूरा सुधार जो है ना वो सरकार के गले में फंस गया है बुरी तरह। जीएसटी पर ही अगला सवाल है, अजय साहू का पूछ रहे हैं कि आपने कहा था कि जो टैक्स स्लैब्स है उनका नंबर 1 से 2 होना चाहिए, लेकिन पूछ रहे हैं कि ये जीएसटी को कैसे बचाने में मदद करेगा और क्या ये प्रैक्टिकल है कि जो इतने सारे तरह के प्रोडक्ट हैं और हमारे देश में कई तरह की सेवाएं हैं, उनको 1 या 2 स्लैब में बांटना, क्या ये प्रैक्टिकल होगा? बिल्कुल व्यवहारिक है, क्योंकि पहली चीज तो ये कि अभी हमारे पास 4 स्लैब के अलावा बाकी और भी कई स्लैब हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अलग स्लैब में आते हैं, अल्कोहल और जो सिगरेट्स हैं वो एक अलग स्लैब में आती हैं। इंपॉर्टेंट बात है कि 2 चीजें महत्वपूर्ण है। भारत को इस समय डिमांड चाहिए, और डिमांड आप तभी ला सकते हैं जब प्रोडक्ट की प्राइसेस कम की जा सके। कंपनियां जितने घाटे में हैं, कंपनियों को जितना नुकसान 6 महीने में हुआ है, आप उनसे उम्मीद नहीं कर सकते कि वो प्राइसेस घटाएंगी। रादर जो बड़ी चिंता की बात सिद्धांत इस समय ये कि जब त्योहार हमारे सर पर खड़ा है तो भारत में महंगाई रिकॉर्ड लेवल पे पहुंच रही है। 7% पर कंज्यूमर इन्फ्लेशन है, आज 2.5% के आसपास WPI इन्फ्लेशन है। ऐसी मंदी की स्थिति में भी हम महंगाई में खड़े हैं, क्योंकि जिन लोगों के नुकसान हुए वो नुकसानों को भरपाई करने की कोशिश करेंगे। 2 टैक्स स्लैब्स का मतलब है कि आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स को टैक्स की दायरे से बाहर करिए, वो करना जरूरी है। आखिर क्यों आप हवाई चप्पल पर टैक्स लगाएं, आखिर आप क्यों आटे पर टैक्स लगाएं, क्यों लगाएं? इस बात पर ये थ्योरी दी जाती है कि हवाई चप्पल और BMW पर, हवाई चप्पल पर टैक्स लगाने के लिए कहा किसने है आपसे? आप क्या हवाई चप्पल पर टैक्स क्यों लगाएं? आप BMW पे ही लगाएं ना। सवाल यह है कि आपको ये कोशिश करनी पड़ेगी कि भारत में बड़े पैमाने पर खपत बढ़े, और खपत बढ़ने के लिए कई सारे उत्पादों को टैक्स के दायरे से बाहर करना पड़ेगा, जो कि जरूरत है। और उसके बाद 2 स्लैब्स में उन उत्पादों को बांटा जा सकता है जहां से रेवेन्यू आ सके। मूल सिद्धांत तो जीएसटी का ये था कि सारे लोग कंप्लायंस करेंगे जिससे रेवेन्यू बढ़ेगा। ये थोड़ी होगा कि 5 टैक्स होंगे कि आप 100 रुपए के जूते पे 5% टैक्स दीजिए और 200 रुपए के जूते के ऊपर 12% टैक्स दिए। एक ही फैक्ट्री में बनने वाले 2 जूते, उन पे अलग अलग टैक्स रेट है।
ये एक दूसरी बहस का विषय है कि जितनी ज्यादा टैक्स की दरें होती हैं, सरकार आपकी खपत के स्वभाव को उतना ही नियंत्रित करने की कोशिश करती है। वो आपको इस बात के लिए बाध्य करती है कि आप सस्ते टैक्स वाला प्रोडक्ट खरीदिए क्योंकि उस पर टैक्स कम है। बिस्किट, साधारण बिस्किट पर टैक्स 0 है और उसमें थोड़ी चॉकलेट मिला दी तो 5% हो जाता है। तो आपसे कोशिश करते हैं कि आप साधारण वाला खाइए, जबकि आप अपनी जिंदगी बेहतर करने के लिए कभी चॉकलेट बिस्किट भी खाएंगे ना। तो टैक्स के सिस्टम को कॉम्प्लिकेटेड बनाने में टैक्स अधिकारियों के विवेकाधिकारों को बढ़ाने में जीएसटी ने काफी योगदान दिया और ये बिल्कुल संभव है। और इस समय तो कुछ खोने के लिए है ही नहीं सरकार के पास। 70-80 हजार करोड़ का रेवेन्यू आ रहा है जीएसटी में, कंसेंसस खत्म हो चुकी है, सेस आगे बढ़ा दिया गया है, पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया नहीं, पूरे प्लान को। इससे बेहतर यह है कि आप उसे ड्राइंग टेबल पे लाइए, डिजाइन टेबल पर उसे रीडिजाइन करके रिवैम्प कर दीजिए पूरा। मलेशिया हमारे सामने एग्जाम्पल है, वहां तो सिंगल टैक्स रेट जीएसटी था लेकिन फेल हो गया, सरकार को पूरा का पूरा जीएसटी वापस लेना पड़ा। तो इसलिए ये संभव है। और जो बुनियादी रूप से जो जीएसटी की संकल्पना थी उसके कंसोनेंस में, उसके सिंक में है ये सुधार। अगला सवाल है हैप्पी सिंह का, पूछ रहे हैं कि क्या जीएसटी की वजह से एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, और क्या जो फॉरेन कंट्रीज की कंपनी है जो चाइना से निकल रही, जिस पर हमने अर्थात किया भी था, क्या इंडिया को नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरह देख रही हैं? क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा जीएसटी की वजह से? देखिए, अगर आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का पैमाना देखें, जो कि बहुत छोटा सा पैमाना है जिसमें बहुत बड़ा सैंपल साइज नहीं होता, उसमें टैक्सेशन को लेकर भारत की रैंकिंग अभी भी अच्छी नहीं, अभी भी अच्छी नहीं है। हमने अभी भी काफी खराब है। दूसरी चीज है कि जीएसटी अपनी उम्मीदों का बिल्कुल उल्टा है। जीएसटी से कहा गया था कि कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस कम होगी, यहाँ कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस बहुत ज्यादा बढ़ गई। छोटे उद्योगों के लिए भी जीएसटी के फॉर्म भरना, जीएसटी के रिटर्न फाइल करना, जीएसटी का क्लेम लेना, जीएसटी का मुश्किल हो गया। जीएसटी को जिस बुनियाद पर बनाया गया था वो ये था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, यानी कच्चे माल पर जो टैक्स पे कर रहे हैं वो तैयार माल से हम वापस ले लेंगे। वो क्रेडिट्स फंसे पड़े रहे लंबे समय के लिए। तो कोई भी कंपनी जिसे आपने ये कहा था कि जीएसटी होने से भारत में कारोबार की सुविधा होगी, वो अगर एक फोन करके भी भारत के 10 व्यापारियों से पूछ ले कि जीएसटी से आने से कितनी सुविधा बढ़ी तो कितनी प्रोत्साहित होगी। तो हैप्पी सिंह जी, ये आपके सवाल का जवाब, और आप अर्थात का कई अंक प्लेलिस्ट में भी देख लीजिएगा। बिट्टू कुमार जी हैं, वो पूछ रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट थिंक ऑन डेफिसिट फाइनेंसिंग टू रिवाइव डिप्रेशन बाय कीनिस मेथड। डेफिसिट फाइनेंसिंग ही कर रही है सरकार, केन्स के मेथड से ही कर रही है। लेकिन यहाँ डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब ये है कि अगर आप डेफिसिट फाइनेंस करके कि इंडस्ट्रियल ऐसी जगह पैसा लगाएं जहां से एम्प्लॉयमेंट आ रहा हो तो तुम संभव है। सरकार तो डेफिसिट फाइनेंसिंग पे ही लगी है, पर भारतीय पूरे सिस्टम में सरकार इतनी बड़ी है कि वो सब कुछ सारी चीजें अपने आप पास निकल लेती है। हमारी सारी बचतें सरकार ले जाती है, बैंकों से सारा कर्ज सरकार ले लेती, सारा टैक्स सरकार ले लेती। इस साल क्या स्थिति है? इस साल स्थिति ये है कि केंद्र सरकार ने राज्यों के बदले कर्ज उठाने से भी मना कर दिया जीएसटी में। और अभी तक भारत सरकार का जो टोटल कर्ज है उसका कार्यक्रम वो पिछले साल से 2 गुना हो चुका है। डेफिसिट की क्वालिटी महत्वपूर्ण है, डेफिसिट महत्वपूर्ण नहीं है। आप घाटा किस लिए पैदा कर रहे हैं? अगर आप उस घाटे से पुल बना रहे हैं, उस घाटे से सड़क बना रहे हैं, कर्ज लेने का मतलब क्या है? अगर मैं एक व्यापारी हूं या आप एक कंज्यूमर हैं और आप बैंक से कर्ज ले रहे हैं, और अगर आप 12% साल की ब्याज दर पे कर रहे हैं उसके ऊपर, तो आपकी कमाई भी तो 14% बढ़नी चाहिए ना। सरकार भी उसी तरीके का भी, सरकार जो पैसा लेकर आती है वो जिन पीएसयू में डालती है वहां पर 1 रुपए में 4 पैसे मिलते हैं सरकार को। अगर वो 1 रुपया डालती है तो उसमें 4 पैसे मिलते हैं। और वो बैंक से जो कर्ज लेकर आ रही है, जो बॉन्ड से कर्ज लेकर आ रही है, उस पर 6.5-7% का इंटरेस्ट रेट पे कर रही। तो अगर सरकार के सारे प्रोजेक्ट्स देख लिए जाएं, सरकार के पीएसयूज देख लिए जाएं, सरकार के बैंक्स में इन्वेस्टमेंट को देख लिया जाए और उन पर आरओई, जिसको रिटर्न ऑन इनकम कहते हैं, रिटर्न ऑन इन कैपिटल कहते हैं, आरओसी देख लिया जाए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि डेफिसिट फाइनेंसिंग का सच एक्चुअली क्या है। सरकार जो पैसा उठाती है बाजार से, उसको लगाने के बाद उस पर कितना रिटर्न लेकर आती है। और सर्विसेज तो जिसकी तो से, जिस पे हम बराबर चर्चा कर चुके हैं कि आप और हमें सरकार से तो ना तो शिक्षा मिलती, ना स्वास्थ्य मिलता, ना इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता। हर चीज का तो पैसा हम देते हैं प्राइवेट सेक्टर, हर चीज का, और टैक्स हर चीज का हम सरकार को देते हैं, और चार्जेस हर चीज के हम प्राइवेट सेक्टर को देते हैं। तो फिर ये इतनी बड़ी सरकार है और इसका डेफिसिट फाइनेंसिंग हमारे किस काम आता है? तो ये था आज का अर्थात। कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताइएगा। अरे अंशुमान जी, अर्थात खत्म करने जा रहा था मैं, बताइए कुछ क्या नया पढ़ना लिखना हुआ इधर बीच? इस बीच अभी तो जो कुछ नई चीजें, एक तो ये जो बैड बिलियनर सीरीज आई है,
आ गई वो, आ विजय गई। माल्या और नीरव मोदी, हाँ नीरव मोदी पे उसका, उसे मैंने देखा, क्योंकि चूंकि विजय माल्या का पूरा एपिसोड और नीरव मोदी का पूरा पूरा एपिसोड हमने करीब से कवर किया, सहारा हाँ, का पूरा एपिसोड कवर किया, तो मैं रिकॉल करने की कोशिश कर रहा था कि कितने फैक्ट्स फिक्शनाइज्ड होकर सामने आते हैं और कितने फैक्ट्स किस तरह के, पर लोगों को देखना चाहिए, वो जानकारी के लिए जरूरी है कि भारतीय बैंकों का कैसे इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट। तो वो सीरीज देखना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है जो भारतीय बैंकिंग या भारतीय सिस्टम को लेके। एक और आई है हंसल मेहता की स्कैम ने, और हर्षद मेहता। स्कैम अभी, हाँ स्कैम अभी रिलीज हुई है हंसल मेहता वाली, जो हर्षद मेहता हर्षद वाली मेहता थी। के हर्षद मेहता के स्कैम पे है। वो भी करियर के शुरुआती वर्षों में हमारे लिए सबसे बड़ी रिपोर्टिंग अपॉर्चुनिटी हुआ करता था, और उसने भारत के शेयर बाजारों को बदल दिया उस पूरे स्कैम में। अगर वो ना हुआ होता तो हमारे शायद शेयर बाजार में इतने रिफॉर्म नहीं होते। तो वो अपने हिसाब से, वो ये दो ऐसी चीजें देखने के लिए हैं। एक इधर फ्रेंच हिस्ट्री पर कुछ पढ़ते एक किताब पढ़नी शुरू की, जो दोबारा उसका पाठ कर रहे हैं, सुधीर हजारी सिंह की किताब है हाउ फ्रेंच थिंक्स। अच्छा। हाँ, वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन और फ्रेंच व्यवस्था और फ्रेंच कल्चर में जो जो रिबेल्स थे, जो नए तरीके की सोच थी, उसको उसे प्रस्तुत करती है, और बहुत अच्छी और बहुत अपने तरीके की विशिष्ट किताब है। तो अभी उसकी पढ़ाई में लगे हुए हैं। बढ़िया। मेरा इस चुनाव में है तो अपन चुनाव बहुत फिल्में देखने का समय तो नहीं मिल पा रहा है। शंकरशन ठाकुर वाली किताब जो बताया था मैंने, द ब्रदर्स बिहारी, उससे कुछ हिस्से तो कुछ पढ़े वढ़े हम लोगों ने इलेक्शन के पहले। और पुष्यमित्र एक हैं पत्रकार, बिहार से जुड़े हुए लेखक, तो उनकी एक किताब आई है रुकतापुर। तो मतलब उसमें से कई सारे रेफरेंसेस हैं, रिपोर्टाज की शक्ल में है, तो कई सारे रेफरेंसेस है, कई सारी बातें हैं बिहार को लेके, बिहार की राजनीति को लेके। इंडिया टुडे के आर्काइव से हम लोगों ने कुछ चीजें निकाल के, कुछ पुराने आर्टिकल वगैरह पढ़े, तो वो सब चीजें इधर फुटकर किस्म की चीजों पे थोड़ा ज्यादा फोकस करके पढ़ाई लिखाई चल रही है। डिटेल्ड पढ़ाई, डिटेल देखना बैठ के आराम से, तो वो मेरे ख्याल से चुनाव के बाद ही हो पाएगा। तो ये था आज का अर्थात। कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। अपना ख्याल रखिए और अर्थात देखते रहिएगा। मिलेंगे अगले हफ्ते। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।